एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में FY UGP यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 22 से 26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 4 का पॉलिटिकल साइंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये वीडियो नंबर 2 है। इसके अलावा देखिए आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया जाएगा। एक वीडियो में फिलहाल ये वीडियो रहा, इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप और एक फाइनल वीडियो आएगा जिसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं एक ही बार में, चाहे वो आपका एमसीक्यू जो पूछा जाएगा वो कवर करा दूंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक के लिंक है, जुड़ जाइए, सारा का सारा अपडेट आपको वहां मिलता रहेगा। और आपके जो भी क्लासेस है एमडीसी, माइनर, एईसी, सेक पेपर, सबका क्लासेस देखिए चैनल पर अपडेट जाकर देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए अगर आपके पेपर सवाल पूछा जाए कि मंडल सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यह कथन जो यहाँ पर कवर नहीं हुआ है, कथन है कि मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन का समीकरण कहाँ तक उपयुक्त है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे प्रकार घुमाया जा सकता है कि कौटिल्य और मनु द्वारा प्रतिपादित जो मंडल सिद्धांत है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है या फिर ये है कि आपको बताना है। फिर अगला इसी सवाल को देखिए घुमा के पूछा जाए कि मंडल सिद्धांत पर कौटिल्य के विचार क्या थे ये बताना है, या फिर कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, या फिर मंडल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके महत्व की ओर संकेत करिए। तो सोचिए एक सवाल देखिए इसको और घुमा के हिंदुओं के मंडल सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाइए, किस सीमा तक इनके द्वारा आधुनिक भारत के जो विदेशी या फिर वैदेशिक संबंध समझे जा सकते हैं। तो सोचिए एक ही सवाल को अगर आपको कितने जगह घुमा के पूछा जाएगा लेकिन अर्थ क्या निकलेगा आपका एक। तो किस प्रकार आप लोग बनाइएगा, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है क्या ये थ्योरी, मंडल थ्योरी, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, प्राचीन काल में भारतवर्ष में राजनीतिक एकता का क्या था, अभाव था। प्राचीन भारत अनेक स्वतंत्र स्वशासित छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन छोटे छोटे राजाओं के समकक्ष उनके राज्य की रक्षा सुरक्षा था, राज्य सत्ता का जो कह सकते काम वो सबके सब था। और ये गहन चुनौती का प्रश्न होता होगा क्योंकि संसार का यह शासक नियम है कि सबसे जो राज्य सर्वदा से निर्बल राज्यों को दबाता है, इन जो पावरफुल राजा है वो हमेशा छोटे राज्यों को दबाएगा। अतः युद्ध होना स्वाभाविक है। अतः इस युद्ध को किस प्रकार संचालित किया जाए कि यहाँ पर राज्य और राज्यों की सत्ता सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए मंडल सिद्धांत का यह प्रतिपादन हुआ था। इसके अतिरिक्त मंडल सिद्धांत ने एक राज्य के सामने अपने अपने आपस एवं पड़ोसी राज्य से किस प्रकार संबंध स्थापित हो इसकी व्याख्या होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंडल सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो इसी आधार पर यहाँ पर इसका कह सकते हैं निर्माण बना हुआ होगा। पहला ही पॉइंट देखिए यहाँ बताया गया, प्रसारवादी नीति के कारण क्या हुआ, प्रत्येक राज्य पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिलाकर राजनीतिक एकता लाने का प्रयास होगा। अपने इस उद्देश्य में वह कैसे सफल हो सकता है इसकी व्याख्या इसी सिद्धांत द्वारा यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, सबसे जो सबल पड़ोसी है राज्य की आक्रमण नीति से निर्बल जो राज्य है उसके अपनी रक्षा एवं सुरक्षा किस प्रकार करे, या फिर शक्ति संतुलन किस तरह से स्थापित हो। जैसे कि अगर आने समय पर जब भी निर्बल जो राज्य है वो अपनी स्वाधीनता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा कर सके, इसकी व्याख्या मंडल सिद्धांत द्वारा की गई है। फिर अगला है, सामान्यतः एक राज्य के अपने पड़ोसी ऊपर राज्य से संबंध किस तरह से स्थापित रहे जिससे दोनों के कह सकते हैं यहाँ पे स्वयं के हितों की दोनों रक्षा कर सके। तो इस कह सकते हैं हमने जो उपयुक्त कथन दिए थे इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो मंडल सिद्धांत का मूल आधार जो है वो शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करना तथा राज्यों की क्या करना है, रक्षा करना है। एक तरफ तो वह प्रसारवादी नीति का क्या पोषक है तो दूसरी तरफ स्वाधीनता का रक्षक भी है। मनु ने मंडल सिद्धांत को राजनीति का आधार बनाया है। मंडल सिद्धांत जो है द्वारा राज्य की विदेश नीति अथवा जो कह सकते हैं अंतर्गत नीति की यहाँ पर व्याख्या की जाती है। प्रोफेसर या अल्तेकर के अनुसार स्मृति और नीति कह सकते ग्रंथों के विख्यात मंडल भांति शक्ति संतुलन जो सिद्धांत है उस पर आधारित थी। इन आचार्यों ने दुर्बल राज्यों को अपने पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों से सावधान करने की सलाह दी है और साहस इसके विस्तार नीति से अपनी रक्षा के लिए समान या फिर कह सकते हैं न्याय पूर्वक या फिर न्यायाधिक जो बल वाले राज्यों से मैत्री स्थापित करके ऐसे मंडल बनाने की यहाँ पर सलाह दी है जिस प्रकार आक्रमण करने का शत्रु को साहस नहीं हो पाएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि कौटिल्य तथा मनु ने दोनों ने वैदेशिक तथा कह सकते हैं अंतरराज्य संबंधों हेतु राज्यों को चक्र बनाया जिसे ही हम लोग क्या मंडल कहा गया है। कौटिल्य ने राज्यों को 4 श्रेणी में देखिए यहाँ विभक्त यानी बांटा गया है।
पहला देखिए यहाँ पर पॉइंट है अरि राज्य यानी कि शत्रु राज्य, दूसरा है मित्र राज्य, तीसरा है मध्यम राज्य और चौथा जो उदासीन राज्य। इन चार कैटेगरी में देखिए कौटिल्य ने क्या किया, राज्यों को यहाँ पर बंटवारा किया, विभक्त किया है। पहला है देखिए यहाँ पर कि एक मंडल में उपयुक्त 4 श्रेणी के राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार देखिए एक मंडल में उपयुक्त 4 श्रेणी के राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक मंडल कुल निम्नलिखित 12 राज्य होते हैं, जिसमें आक्रामक राज्य यानी जिसे बिजिगिसु राज्य कहा जाता है। आक्रांत में जो राज्य यहाँ पर है उसे आक्रम का साथी राज्य कहा गया, पीछे के मित्र का। इस प्रकार देखिए टोटल इसे 12 कैटेगरी में इनके हिसाब से बांटा गया था, जो यहाँ पर आपको निम्नलिखित कह सकते हैं कथनों के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार जो कह सकते हैं शत्रु मित्र या फिर शत्रु राज्यों एवं मित्र राज्यों में भी मध्यम राज्य एवं उदासीन राज्यों की उपस्थिति से क्या होता था, शक्ति संतुलन दोनों के बीच स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। मंडल सिद्धांत जो है वो हिंदी विचारकों की एक विशेष प्रकार की अनूठी यहाँ कल्पना थी। यह सिद्धांत इस परिकल्पना पर मुख्य रूप से आधारित है कि पड़ोसी राज्य से संबंध सामान्यतः खिंचावपूर्ण होंगे, क्योंकि दोनों के हितों में कभी टक्कर हो सकती है। इसके साथ ही साथ शत्रु का शत्रु यानी कह सकते हैं शत्रु का जो दूसरा पड़ोसी राज्य वो उसका मित्र हो सकता है। मंडल सिद्धांत कुछ परिस्थितियों में सत्य अवश्य हो सकता है, पर यह सिर्फ कल्पना कर लेना कि पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु होंगे ये कह सकते हैं गलत हो सकता है। वो कुछ मित्र भी तो हो सकते हैं और ये कथन गलत भी है बेसिकली। साथ ही साथ यहाँ पर जो शत्रु मित्र की परिभाषा एवं समीकरण परिस्थितियों के हिसाब से देखिए यहाँ बदलते रहते हैं। अगर आज का शत्रु कल का मित्र एवं आज का मित्र कल का शत्रु हो सकता है, तो अतः ऐसी परिस्थितियों में मंडल सिद्धांत की जो सार्थकता है वो गलत यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मंडल सिद्धांत जो है वो काल्पनिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। ये हमारे पहले सवाल का देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सोचिए एक सवाल को हिस्ट्री में देखिए बड़े बड़े सवाल आएंगे आपके, आप लोग सेमेस्टर 1 2 दे चुके हैं, मालूम होगा आपको। बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा तो बड़े बड़े आपको आंसर याद करने पड़ेंगे। बाकी आप जैसे अपने हिसाब से जाकर लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखिए अगला सवाल अगर से पूछा जाए कि कौटिल्य के द्वारा जो प्रतिपादित संधि, शांति और युद्ध के महत्व के ऊपर प्रकाश डालते हुए उनके स्वभाव की भी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। यानी स्टेट द व्यूज ऑफ कौटिल्य ऑन अलायंस, पीस एंड वॉर एंड एक्सप्लेन देयर रेस्पेक्टिव नेचर्स। ठीक है, अब इसी सवाल को देखिए दूसरे जगह पूछा जाए कि प्राचीन काल के अंतर्राज्य संबंध में चाणक्य द्वारा प्रतिपादित जो 6 सूत्री सिद्धांतों की विवेचना करना है। इन डिस्क्राइब द 6-fold पॉलिसी ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन एंशिएंट एज प्रोड्यूस्ड बाय कौटिल्य। ठीक है, अब हमारे पास इसी सवाल को देखिए पहले क्या है कि अंतर्राज्य संबंधों पर कौटिल्य के क्या विचार थे, कौटिल्य's ओपिनियन ऑन द इंटर स्टेट रिलेशनशिप। पहला हम लोग ने उपयुक्त सभी तथ्यों का अगर समुचित विवेचन हम लोग करें तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में ही प्राप्त होता है कि कौटिल्य के अनुसार राजा 4 प्रकार के होते हैं, शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन, जो हमने अभी पढ़ के रहा है जस्ट। कौटिल्य का मत है कि शत्रु राजाओं के ऊपर अवश्य ही आक्रमण किया जाना चाहिए। उसके अनुसार ये जो शत्रु है राजा, ये शत्रु है जो बेसिकली राजा आक्रमण के योग्य होते हैं। मित्र राजाओं के विषय में उसने 3 प्रकार के राजाओं को बतलाया है कि प्राकृतिक मित्र, सहज मित्र और कृत्रिम मित्र। मध्यम राजा के लिए कौटिल्य राजा ने कहा है कि 2 राज्य की सीमाओं के मध्य स्थित होकर उन राज्यों को पृथक पृथक सहायता करना चाहिए। एक अन्य प्रकार का भी राजा होता है जो कि सभी प्रकार से कह सकते हैं विजय या फिर पराजय की भावना से पृथक होता है। यह पृथक पृथक उन राज्यों के अनुग्रह और कह सकते हैं विरोध करने वाला होता है। इस प्रकार के राजा को उदासीन या तो कह सकते हैं उन राज्यों को उदासीन राज्य कहकर पुकारा जा सकता है। इसे अंग्रेजी में आप जानते हैं कि न्यूट्रल या फिर नेचुरल स्टेट कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके न्यूट्रल स्टेट ज़्यादा कहना सही रहेगा। यहाँ पर अब उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल तत्वों पर यहाँ पर प्रकाश डाला जाए। वे इस प्रकार है: संधि, विग्रह, यान, आसन और संशय। और छठा पॉइंट हमारे पास द्विवेदी भाव यहाँ पर है। तो राज्यों को चाहिए कि अपनी ओर से शत्रु दोनों की स्थिति का जो सम्यक ज्ञान जो है वो प्राप्त करने के उपरांत यहाँ पर अपनी नीति जो है उसे निर्धारित करनी चाहिए, किस प्रकार काम करना है। यहाँ पर उप तथ्यों का जो ऊपर जो विषय बताए गए उससे कौटिल्य के विचारों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ बताया गया है कि संधि 2 राजाओं के मध्य निर्धारित शर्त के बाद होने वाले मेल को कहा जाता है। प्राचीन आचार्यों के विचार से राजाओं को अगर लिखित स्थितियों में संधि करनी चाहिए यानी ट्रीटी करनी चाहिए। पहला कंडीशन देखिए यहाँ बताया गया है कि जब राजा की शक्ति जब शत्रु की शक्ति से कुछ कम दिखे या फिर जब परस्पर शत्रुता रखने से उन दोनों राजाओं की शक्ति छीन हो सकती है, तो दोनों में अगर संधि कर लेना उस टाइम भी सही रहेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ बताया गया है कि वे विरोधी राज्य जब ये अनुभव करेंगे कि शत्रुता करने से वो भी समान स्थिति में बने रहेंगे, तो कौटिल्य ने अपने मत संधि के लिए इस प्रकार कुछ कंडीशन दिए हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर अगला बताया यहाँ पर कि संधि के द्वारा
यहाँ पर जब महान राजकीय उद्देश्यों की पूर्ति कर सकी। और संधि क्यों करना चाहिए, तो संधि आपका अगर कह सकते हैं राजकीय जो उद्देश्य पूर्ण क्यों करने चाहिएगा, यद्यपि वह संधि के द्वारा शत्रु के उत्तम कार्यों से लाभ उठा सकता है। यदि यहाँ पर संधि जो है शत्रु के विनाश में कह सकते हैं सहायक सिद्ध हो सकती है, शत्रु मंडल में भेद उत्पन्न करने की दृष्टि से किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए इन्होंने कुछ कथन बताए हैं, लेकिन यहाँ पर संधियों के निम्नलिखित जो भेद हैं वो आचार्य कौटिल्य ने इस प्रकार बतलाए हैं। पहला है हीन संधि, हमारे पास बताया गया है। क्या होता है देखिए, इस प्रकार की संधि एक शक्तिहीन राजा का एक सशक्त राजा बना सकता है। जिस समय राजा यह देखता है कि वह सबल पक्ष से किसी भी भांति विजय नहीं होगा तो अपना कोष, भूमि या सेना देकर उसे संधि कर लेता है। इस प्रकार की संधि में कहीं तो दुर्बल राजा स्वयं उस क्या करेगा, सबल पक्ष की सेवा में अपनी सेना के सहित जाता है, कहीं किसी अन्य व्यक्ति को संधि के संपादन में नियुक्त किया जाता है, और कहीं कहीं पर राजा के राजकुमार को भी संधि करने, यानी कह सकते हैं कोषापतन संधि। इस संधि के अनुसार क्या होता है यहाँ पर बताया गया, एक निर्बल राजा अपने से सबल राजा को अपने जो कह सकते हैं राजकोष का बहुत बड़ा हिस्सा दे देता है, या फिर राजकोष को से सहायता देने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार की जो संधि होती है वह अपने राजा को कैसे छुड़ाने के लिए या फिर कह सकते हैं अधिकांश करता है। इसमें कहीं तो धन किस्तों में जमने या फिर अधिकारियों के कहीं थोड़ा थोड़ा करके राजा उसको दे डालता है, और कहीं एक भार के रूप में किया जाना होना प्रदान होता है। इस प्रकार की जो विभिन्न शर्तें के कारण संधियों को कोषोपतन, उपग्रह और आदि कह सकते कपास आदि कह के भी यहाँ पर अभिहित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास देशोपतन संधि। क्या होता है देखिए, इस प्रकार की संधि में यहाँ बताया जा रहा है आप सभी बच्चों को कि जो संधि संपादित होती है उसमें एक दुर्बल राजा एक सबल राजा को अपनी स्वायत्त भूमि का कुछ अंश प्रदान करके उससे संधि करता है। अच्छिन, अपकप और परिदूषण आदि इस संधि के भेद जो है चाणक्य ने यहाँ पर बतलाए हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर परिणत। यहाँ पर अपरिणत संधि, इस प्रकार की संधि कई एक राजा आपस में मिलकर करते हैं। इस संधि को करके वे किसी अन्य सबल विरोधी का शांति करने के लिए युद्धरत हो जाते हैं। राज्य विजय की अभिलाषा से ये राजा आपस में संधि करते हैं और आपस में संगठित होने के पश्चात वे भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चल देते हैं। वे अपने विजय प्रयास के लिए एक निश्चित समय तक प्रयत्न करते रहने का आपस में इकरार करते हैं। तुम इतना कार्य पूरा करो और मैं इतना कार्य तुम्हें संपादित कर दूं, इस प्रकार की बातें होती हैं। इस प्रकार की संधि को परिणाम संधि के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपसे बच्चों के लिए, तो इस प्रकार की जो संधि है वह विजय लाभ के लिए इच्छुक राजा और उनके जो सहायक राजाओं की मदद होती है। कौटिल्य ने इस संधि के निम्नलिखित चार भेद बतलाए, मित्र, हिरण्य, भूमि, कर्म। जो इन विभाजन को उन राजाओं के मध्य होने एवं विजय लाभ के वितरण की शर्तों के आधार पर किया जाता है। राजा लोग विजय के पूर्व भी यह निश्चित कर लेते हैं कि उनमें से किसको कितना मिलना है। फिर सम, विषम और अति संधि, इस प्रकार के संधि में संधिकर्ता राजाओं के मध्य यह निश्चित हो जाता है कि उनको प्राप्त करने होने वाला लाभ उनके मध्य किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। यदि उनके जो मध्य समान जो लाभ प्राप्त होता है तो उसे वो सम संधि करके या फिर उनमें से केवल एक को केवल मित्र लाभ उठाता है, और दूसरे में देखिए क्या होता है भूमि और हिरण की प्राप्ति होती है, उसको विषम संधि कहिएगा, या इसके जो कह सकते हैं अतिरिक्त अन्य शर्तों के आधार पर हो जाने संधि यहाँ पर अति संधि के नाम से कही जाती है। और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है युद्ध, यानी कि वॉर। किसी भी स्थिति में राज्य की रक्षा करना आवश्यक होता है। कभी कभी धार्मिक और कह सकते हैं भौतिक लाभों के लिए युद्ध किया जाता है, किंतु युद्ध का जो साधन होता है वो अंतिम साधन या शस्त्र होता है, कह सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को निम्नलिखित स्थिति में ही युद्ध का सहारा लेना चाहिए। अब कौन कौन से देखिए स्थिति यहाँ पर बताया गया। सबसे पहला पॉइंट जो है कि यदि राजा की स्थिति धन, सशस्त्र और सैनिकों से अधिक संपन्न हो, यदि उसके शत्रु की अधिक अच्छी हो तो ही करना चाहिए। जिस समय किसी कारण विशेष से उसके शत्रु का साहस छीन हो रहा उसे उस टाइम युद्ध करना चाहिए। कौटिल्य ने धर्म युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णा युद्ध, इन तीन प्रकार के युद्धों का यहाँ उल्लेख किया है। राजा यदि अपने शत्रु के साथ समानता से प्रत्यक्ष रूप में हथियारों का प्रयोग करके लड़ता है तो ये जो धर्म का युद्ध होगा, युद्ध में छल का उपयोग करना, कूट युद्ध और युद्ध में गोपनीय रीतियों का आश्रय लेना, शत्रु के वध कराने की विधि को यहाँ पर जो तुसनिक युद्ध कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वो जो शत्रु पक्ष के जो भिन्न भिन्न अधिकारियों को नष्ट करने के लिए उनके नष्ट करती जो के हित में विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का उपयोग करे। राजा को विजय के लिए उपवास करना चाहिए, उसको इसके लिए अनेक प्रकार के यज्ञों को विधान करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था आचार्य कौटिल्य के द्वारा यहाँ पर की गई है। फिर अगला है हमारे पास
कौटिल्य ने सेना के युद्ध भूमि में खड़े होने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। उसने युद्ध संचालन के विषय में भी पर्याप्त लिखा है। उसके विचार में राजा को अपनी सेना के पीछे 200 धनुष की दूरी पर संचालन के रूप में क्या करना चाहिए, यहाँ पर रथ कर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि भीष्म के कूटनीतिक विचारों की आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द डिप्लोमेटिक व्यूज ऑफ भीष्म, यानी महाभारत में वर्णित भीष्म के कूटनीति के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ भीष्म एज मेंशन्ड इन द महाभारत। देखिए, पहला तो भीष्म के जो कूटनीतिक विचार है वो हमें बताना है, यानी डिप्लोमेटिक व्यूज ऑफ भीष्म। ठीक है, देखिए पहला ही पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर कि महाभारत में भारतवर्ष के प्राचीनतम काल में राजा महाराजाओं तथा उनके आगे से अनायन क्रियाकलापों सहित युद्ध कार्यों का जो विस्तृत वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में महाराजा शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म राजर्षण राजनीति कूटनीति के अद्वितीय विद्वान एवं मर्मज्ञ कह सकते विचारक थे। उन्होंने जिस समय राजा युधिष्ठिर से राजसूय युग संपन्न किया था, उन्होंने राजशास्त्र एवं कूटनीति में संबंधित महत्वपूर्ण रहस्यों पर उपदेश दिए, जिनका उल्लेख जो है महाभारत पुराण में शांति पर्व के अंतर्गत तथा और भी दूसरे स्थलों पर यहाँ पर विस्तार पूर्वक किया गया है। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया गया प्रशासन संबंधी विचार, यानी व्यूज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर को राष्ट्र रक्षा एवं राष्ट्र संग्रह के विषय में उपदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि राजा प्रत्येक ग्राम में एक पुरुष को सभी लोगों का नेता अथवा कह सकते नायक यानी स्वामी नियुक्त करे और प्रत्येक कह सकते 1 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम तथा 100 ग्राम पर क्रमशः उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की देखरेख प्रदान करे। उनके राज्यों के केंद्रीयकरण प्रशासन में अपने अपने पद पर उच्चता के आधार पर न्यूनाधिक एवं आंशिक महत्व से प्रदान किया जाना चाहिए और ये पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर राजा की सैनिक सेवा में सम्मिलित किए जाए। इनका एक दूत राज्यसभा में सभासदों के व्यवहार एवं नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की गुप्त रूप में जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का यहाँ पर जो निश्चय राज्यसभा में मंत्री द्वारा किया जाता है, जिन पर राजाओं की स्वीकृति उपलब्ध होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है हमारे पास जुडिशियल सिस्टम, यानी कि न्यायिक व्यवस्था। क्या इस पॉइंट में देखिए कहा गया है कि महाभारत में महात्मा भीष्म पितामह ने न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था में संदर्भ करके कर व्यवस्था का यहाँ पर निरूपण किया है। उनके अनुसार न्याय दान एवं जो दंड व्यवस्था है करना राजा का ही कार्य होता है। राजा का कह सकते हैं प्रज्ञा पालन हेतु राजदंड जो होता है वो धारण करना ही एक उपयुक्त जो होता है छाधर्म है, ना कि केवल उनका सिर मुड़ाना ही कोई राजधर्म समझा सकता है। दंड ही सबका नियंता है और इसका जो स्वरूप है वो चतुर्भुज माना गया, क्योंकि ये 4 प्रकार से अर्थ संग्रह में सहायक जो सिद्ध होने वाला है। जो कैसे प्रजाजनों ने धन वसूलने या फिर जो राज्य से कर वसूलने के वाद विवादों से दूना धन प्राप्त करने तथा कायर ब्राह्मणों से यहाँ पर राजस्व वसूल करने में यह दंड ही राजा और राज्य को कह सकते कार्य सिद्ध करता है। कह सकते हैं यहाँ पर दंड सदैव ही क्या होता है प्रचंड रूप धारण करने सावधान एवं अक्षय होकर यहाँ पर प्रजाजनों की रक्षा करने हेतु जागृत करता है। जो सुप्रणीत दंड में जो धर्म अथवा कैसे अर्थ तथा काम तीनों ही तत्व सदैव क्या होते हैं विद्यमान होते हैं। देव दंड सर्वोत्तम होता है, किंतु उसका जो रूप होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रज्वलित अग्नि के समान होता है। इसी दंड का आंतरिक रूप तो दुष्टों को यहाँ पर कह सकते हैं संतापित करने वाला होता है तथा अपनी स्वाभाविक प्रकृति जो है क्रूरता के कारण उनका इसका जो कह सकते हैं अग्नि की समानता धारण करना भी कम निश्चय बात है। दंड का बाह्य रूप कह सकते हैं नीलोत्पल दल के सदृश यहाँ पर श्यामवर्णी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजदंड में द्वेष लोभ आदि की मलिनता होने के कारण यह श्यामवर्ण होता है। भीष्म का कथन है कि राज्य का जो कर्तव्य होता है वो अपने राज्य में न्याय के अनुसार ही दंड का प्रयोग करे। शरीर का अंग छेदन एवं वय का जो दंड कह सकते हैं दंड जो सुलभ कारणों से आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार शारीरिक दंड तथा ऊंचे स्थान से गिराया जाना चाहिए। रूप देह एवं देश से निकासित होना चाहिए। आदि जो कह सकते हैं दंड जो होता है निष्कृष्ट दंड माने गए। राजा को चाहिए कि वो जिससे दंड के योग समझे वो उसे दंड प्रदान करे और दंड का विधान करने में वो किसी प्रकार का मत या मत्स्य पक्षपात एवं जो पक्षाघात है वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर कर व्यवस्था। प्राचीन भारत में राजा स्वतंत्र एवं निरंकुश न होकर धर्म एवं कह सकते नीति का अधीनता अथवा कह सकते कर व्यवस्था में भी दंड नीति एवं शास्त्र द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर ही किए जाना चाहिए। शांति पर्व में यह
स्पष्ट उल्लेख है कि राजा को धर्म कर लेने एवं राज्य के धन को केवल प्राहित के कार्यों पर यहाँ पर व्यय करने का अधिकार दिया गया है। फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को यह भी बताते हैं कि कर लेते हुए राजा को यह पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि उससे अपने तथा राज्य में मूल का यहाँ पर उच्छेदन ना होना, अर्थात राज्य क्षय न चाहने वाला राज्य को चाहिए कि वह एक बछड़े के समान ही राष्ट्र रूपी गौ का यहाँ दोहन करे। दूसरे शब्दों में राजा यहाँ पर प्रयासों से कह सकते हैं कर इस ढंग से लिया जाए कि प्रजा की जो आर्थिक स्थिति में उसमें सुदृढ़ बने रहे और भविष्य में देखिए किसी प्रकार का कर से किसी को दिक्कत ना, ये यहाँ बताया गया है। इस प्रकार महाभारत में जो अन्यत्र का भी उल्लेख मिलता है उसमें कहा गया है कि जैसा कि एक बछड़ा माता का स्तन ना काटकर केवल उसका दूधापान दोहन ही करता है, जैसे कि मधुमक्खी अथवा कोई भी भ्रमरा जो है पुष्प से मधुपान ही करता है तो पुष्प के रूप में जो कैसे लावण्य का विनाश, ठीक उसी प्रकार राजा से भी राष्ट्र रूपी गौ से जो अर्थ रूपी जो क्षीर का यहाँ पर दोहन कर दिया गया है। राजा कर्तव्य है कि वह इस बात का यहाँ पर बड़ी प्रकार से ध्यान रखे कि उत्पादन, दान, वृत्ति, शिल्प कला को देखकर ही शिल्प कार्य एवं दस्तकारों पर आरोपित किया जा सके। राजा को अपने राज्य में क्रय विक्रय, मार्ग व्यवस्था सभी प्रकार के योगक्षेम का विचार करके व्यापारियों एवं सभी वाणिज्य व्यवसायों पर कर लगाना चाहिए। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में करा दिया। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हमारे शायद 1 या 2 वीडियो हैं जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मेजर पेपर 4 आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।